चलो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग लिखो, डेप्रिसिएशन। ये चैप्टर बहुत इजी है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोग को ध्यान से करना है हर एक चीज का। डेफिनेशन या फॉर्मूला वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मैं एक बार बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल में आपको पहले भी मिला हुआ है अकाउंट्स में, ठीक है ना। क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन का, बताओ। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, रटा रटा है डेफिनेशन। बाकी अगर कॉमन सेंस के हिसाब से बोले तो बात वही है जो आप लोग कह रहे थे कि कोई सामान आप कुछ पैसा दे के खरीदो, खरीदने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है और उसका वैल्यू कम भी हो सकता है। अगर बढ़ रहा है किसी चीज का वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे कि वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, और अगर उसी चीज का वैल्यू कम हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू से क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। और उसी वैल्यू में कम होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी एक इंग्लिश वाला डेफिनेशन है, पढ़ लो एक बार। The actual decrease in monetary value of an asset due to use, wear and tear, maintenance, etc. is called depreciation. The asset could be a machinery, equipment, vehicle, building, furniture, currency, etc. कुछ भी हो सकता, चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन रटना नहीं है इनका, एक बार बस बता के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है एसेट। एसेट मतलब कोई भी सामान जिसको आप पैसा देके खरीदेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएबल एसेट मतलब ऐसा सामान जिसको आज जितने में खरीद रहे हो, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका वैल्यू या उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम है, उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिशिएबल एसेट। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि सपोज करके फोन खरीदे, अब मानो कि कोई आज से 10 साल 20 साल पहले मानो कि नोकिया 6600 खरीदा हो, उसमें 2G चलता था, अब उसको आज के दिन में तो यूज ही नहीं कर पाएगा, 5G उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब 5G मान लो कि 2001 में किसी ने नोकिया 6600 खरीदा और 5G जो है 2015 में आया, ऐसा सपोज करके चलो, तो 2015 में आके वो यूजलेस हो जाएगा वो वाला फोन। तो कितने साल वो फोन अपना सर्विस दे रहा था आपको, 15 साल। तो 15 साल हो गया उसका यूजफुल लाइफ, ठीक है। और यूजफुल लाइफ के बाद में फिर भी उस फोन के अंदर का कुछ पार्ट्स ऐसा होगा जिसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब उस पार्ट्स को अगर आप काट पीट के बेचोगे तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। मतलब एसेट को जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए खरीदा गया था, कुछ समय के बाद में वो उस पर्पज को सर्व करना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो गाड़ी का बात कर लो आप, तो गाड़ी के अंदर में अभी जैसे दिल्ली में नियम लागू हो गया है कि डीजल कार जो है वो आप कितना 10 साल और पेट्रोल कार आप 15 साल चला सकते हैं। तो 15 साल के बाद में फिर भी उस गाड़ी के अंदर में जो लोहा लगा हुआ है, ये सपोज करो कि एक आधा कोई चिप है, ये मानो कि उसका कोई मॉनिटर वॉनिटर है, तो वो मॉनिटर वाला पार्ट तो काम का रहता ही है, ठीक है। तो लेकिन गाड़ी खरीदने का मेन पर्पस क्या है, मॉनिटर बेचना पर्पस थोड़ी रहता है हम लोग का। गाड़ी खरीदने का मेन पर्पस गाड़ी में बैठो और बैठ के घूमो। लेकिन 15 साल के बाद में उस गाड़ी के साथ में आप वो तो नहीं कर सकते, तो उसको काट काट के पार्ट वाइज आपको बेचना पड़ेगा। आया बात समझ। तो जब आपका उसका पर्टिकुलर यूज जिसके लिए आपने उसको खरीदा था वो आप उसका ना कर पाओ, फिर भी उसके पार्ट्स को बेच बुचा के जो पैसा आप ले सकते हो, उस चीज को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। चलेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद में है टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन का क्या चक्कर है, देखो मानो कि गाड़ी का ही एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज करो कि आज कोई 15 लाख रुपए का गाड़ी आप लेते हैं और मानो कि वो पेट्रोल कार है, और मान लो कि असम में भी ये नियम लागू हो जाए कि 15 साल के बाद में आप उसको नहीं चला सकते। तो जब आप लिए थे तो कितना पड़ा आपको, 15 लाख। और मान लो कि स्क्रैप में जब आप उसको बेच रहे हो कि लोहा मॉनिटर ये सब काट काट के बेच रहे हो आप उसका, तो ओवरऑल सपोज करो कि आप 2 लाख रुपए रिकवर कर पा रहे हो। तो शुरुआत कहां से हुआ था, कितना में खरीदा था आपने, 15 लाख। अंत कितना में हो रहा है, 2 लाख। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आया, 13 लाख रुपए। तो इस 13 लाख को बोला जाता है टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि जैसे आज गाड़ी खरीदा, अगले साल सपोज करो कि आपको अब ये गाड़ी अच्छा नहीं लगा, आपको दूसरा गाड़ी लेना, तब अगले ही साल इसको सपोज कीजिए कि बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर भी 13 लाख के डेप्रिसिएशन में इसको बेचोगे कि थोड़ा कम डेप्रिसिएशन में बेचोगे, कम डेप्रिसिएशन में बेचोगे। उस कम डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद सपोज करोगे कितना, 13 लाख रुपए मान के चल रहे हैं हम। और फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन एक बार आप मान के चलो कि 10 साल ही गाड़ी चलाना आप पे रहो। खरीदा आपने कितने में था बताओ, 15 लाख में। स्क्रैप में कितने में बेच पाओगे, 2 लाख में। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो रहा है, 13 लाख रुपए का हो रहा है। और टाइम पीरियड कितना आपके पास में, 10 साल। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि पहले साल के बाद में कितने का डेप्रिसिएशन फिर हुआ होगा, 1,30,000 रुपए। टोटल 13 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होना है कितने साल में, 10 साल में। तो 1 लाख में कितने का डेप्रिसिएशन हुआ होगा, 1,30,000 रुपए का। आ रहा है बात समझ। अब सपोज करो कि उसी गाड़ी को 1 साल चला के यदि आप बेचना चाहते तो आप कितने में बेचोगे, 15 लाख का गाड़ी था और 1 साल में हमने भी कैलकुलेट करके देखा कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, 1,30,000 रुपए। तो 1,30,000 रुपए माइनस करके आप बेच दोगे उसको। है बात समझ। तो 15 लाख रुपया जिस दिन आप परचेज कर रहे हो उस दिन का उसका वैल्यू,
उससे 1 साल के बाद का उसका वैल्यू कितना होगा? 15 लाख माइनस 1,30,000 कितना हो जाएगा? हाँ, 15 लाख में से 1,30,000 माइनस करना है तो 13,70,000 होगा मेरे ख्याल में। ये 13,70,000 जो है उसको बोला जाता है बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। फिर इसी में से मान लो कि 2 साल पार हो गए तो 1,30,000 रुपया और माइनस हो जाएगा। तो अगर मान लो कि 14,70,000 में से 1,30,000 और माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा? हाँ, 12,40,000। ठीक है ना? तो 2 साल के बाद का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 12,40,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, बुक वैल्यू भी समझ में आ गया मेरे ख्याल में। ये सारा का सारा टर्म्स है जो क्वेश्चन में हम एनकाउंटर करते रहे। बढ़ो आगे यहां से, देखो। अच्छा, ये एक और चीज है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ओवरऑल हमारे सिलेबस में 3 मेथड रहेगा: स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब अगर आप सिलेबस खोल के पढ़ोगे ना तो सिलेबस के अंदर में सिर्फ क्या है कि ये वाला मेथड मेंशन किया हो, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में, बोर्ड के पेपर में जब आप देखोगे तो इस वाले मेथड का भी क्वेश्चन आ रखा है। और इसका ज्यादा करना नहीं है, हमने को एक ही क्वेश्चन करना है, तो सेफ्टी के लिए इसको भी करके ही खत्म कर दे, ठीक है। इस साल वाले लेकिन नए वाले एमएल अग्रवाल में इसका एक भी सवाल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के भी सैंपल पेपर में इस आइडिया का क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए आप स्किप मत करना अपनी तरफ से, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं यहां से। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड। इसके अंदर में देखो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनका क्या मीनिंग है वो देखो। डी का मतलब है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब एक साल में होने वाला डेप्रिसिएशन, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन अलग चीज है, एनुअल डेप्रिसिएशन अलग चीज है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए सिंबल हो गया आपका डी। सी का मतलब हो गया कॉस्ट या फिर ओरिजिनल वैल्यू। एस का मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। एन का मतलब हो गया यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, या ऐसा समझो कि उस सामान को जितने साल के लिए आप यूज कर पा रहे थे वही किसका वैल्यू होगा? एन का वैल्यू होगा। टोटल डेप्रिसिएशन का अंडरस्टैंडिंग होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या अंडरस्टैंडिंग होगा बताओ? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट का मतलब होगा जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके। इसके अलावा एक और चीज होता है डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट का डेफिनेशन है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन। सपोज करें कि हम अपने कार वाले एग्जांपल में चलते हैं, शुरू से लेके अंत तक पूरा टाइम अगर आप कार होल्ड करके रखते हो तो जिस दिन आपने परचेज किया और जिस दिन आपने स्क्रैप में उसको बेचा, उस पूरे पीरियड के अंदर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 13 लाख का हो गया। और 10 साल का टाइम पीरियड मान के चलो एक बार, लेकिन वो पूरा 13 लाख रुपया एक झटके में एक ही बार में हो गया क्या? ये पार्ट पार्ट में हुआ। कितने पार्ट में हुआ? 10 पार्ट में हुआ। डेप्रिसिएशन रेट का मतलब होता है कि एक जो डेप्रिसिएशन आपका होगा ना वो ओवरऑल डेप्रिसिएशन का कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट कर, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन रेट। आई होप कि समझ में आ रहा हो। अब अगर हम हमारे एग्जाम्पल का बात करें तो टोटल 10 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट में कितना जा रहा है बताओ? 1,30,000 रुपए। टोटल कितना जा रहा है बताओ? 13 लाख रुपए। तो हमारा डेप्रिसिएशन परसेंटेज हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाय 13 लाख इंटू 100, जो कि अल्टीमेटली कितना होगा? 10%। आ रहा है बात समझ? अभी डेप्रिसिएशन रेट का अगर आप देखोगे तो एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है कि सालाना, साल दर साल, ईयर ऑन ईयर जितना डेप्रिसिएशन आपका हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन जितना आपका होने वाला है इंटू 100। लेकिन इसी फॉर्मूला को थोड़ा और एक्सप्लोर आप करोगे ना अगर, तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अभी भी हमने क्या देखा? टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? एन, ये यूजफुल लाइफ। और नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ आपका? टोटल डेप्रिसिएशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर जो है वो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बचेगा आपके पास में? 1/n। तो डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ना लगा के आप सिंपली ये वाला आइडिया को भी यूज कर सकते कि 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। अपने एग्जांपल में भी बढ़िया काम कर रहा है। टोटल अपने को कितना साल लग रहा था? 10, ठीक है। तो अपना डेप्रिसिएशन रेट कितना हो जाना चाहिए उस हिसाब से? 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। तो चाहे आप ये लंबा वाला अंडरस्टैंडिंग लगाओ, चाहे आप छोटा वाला अंडरस्टैंडिंग लगाओ, वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। लंबा अंडरस्टैंडिंग एक बार और बता दो क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 100। व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? ईयर वाइज जितना डेप्रिसिएशन होना है दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कि ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन। क्लियर मेरे ख्याल में याद? तो यही सब सारा का सारा फॉर्मूला है। बाकी अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ये सब लिखवाऊं कि हो जाएगा? लिखने का भी अगर इच्छा हो तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, पीडीएफ आएगा तब लिख लेना आप, ठीक है। अभी आगे बढ़े ना। देखो पहला क्वेश्चन, आओ साथ साथ में करते जाते हैं।
इसमें बोला हुआ है कि पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट रुपीज 25,000 हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0. फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड. क्या होगा बताओ, लिखते भी जाना. डी इज इक्वल्स टू, अच्छा शुरू में थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिखूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई एन. तो कॉस्ट हो गया आपका 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 0. एन का वैल्यू कितना है इस केस में 8. सो 2500 डिवाइडेड बाई 8 कितना है, हाँ 3125. ये आपका आंसर रहना चाहिए. चलेगा. अगला देखो, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 30,000 is expected to have a useful life of 13 years and final scrap value of 4,000. Find the annual depreciation charge using straight line method. सेम ही है. लिखो D is equals to C minus S upon N. C के जगह पर कॉस्ट आपका 30,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000 और यूजफुल लाइफ है आपका 13 साल. सो 26,000 बाई 13 कितना हो जाएगा बोलो, 2,000. चलेगा. 3 नंबर देखो, an asset life of which is estimated to be 8 years costs rupees 80,000. if annual depreciation is 9,000, find its scrap value using linear method. तो फॉर्मूला लिखो पहले, D is equals to C minus S by N. एनुअल डेप्रिसिएशन आपको बोला हुआ है 9,000, तो यहां आ जाएगा 9,000. कॉस्ट आपको बोला हुआ है 80,000, तो 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 72,000 इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू यहां आ जाएगा 72,000 वहां, तो 80,000 माइनस 72,000 8,000. ये हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू. ठीक है. इसको देखो, अ व्हीकल कॉस्टिंग 9 लाख हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 2,70,000. if the annual depreciation charge is 70,000, find its useful life in years. फिर से फॉर्मूला लिखो, D is equals to C minus S by N. एनुअल डेप्रिसिएशन 70,000 is equals to cost is 9 lakh minus 2,70,000 divided by N. This implies N is equals to 9 लाख माइनस 2,70,000 कितना हो जाएगा, 6,30,000 डिवाइडेड बाई 70,000. 1 2 3 4 1 2 3 4 9. सो N इक्वल्स टू 9. चलेगा ये वाला भी. अगला लिखो, अ मशीन हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ 22,500 आफ्टर 15 years ऑफ इट्स परचेज. ये आपका N हो गया. If the annual depreciation charge is 8,500, find its original cost using linear method. सेम ही है. D is equals to C minus S divided by N. एनुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू 8,500, कॉस्ट का वैल्यू ढूंढ रहे हो आप, स्क्रैप वैल्यू इज 22,500 और यूजफुल लाइफ इज 15 years. इन दोनों का प्रोडक्ट बताना एक बार कितना आ रहा है, 127577. दिस इज इक्वल्स टू C माइनस 22,500 और ये हो गया आपका 1,27,500. जोड़ने पे 1.5 लाख हो जाएगा शायद, 1,50,000. ये हो गया आपका कॉस्ट. ठीक है. अगला देखो, अ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर इतना ऑन 1 April 2020 and spent इतना on its installation. Useful life is estimated to be 5 years. Scrap value at the end of 5 years is estimated to be इतना. Find the amount of annual depreciation and the rate of depreciation. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नया पूछा है आपसे, ठीक है ना. इसका मैं दोनों मेथड लिखा दूंगा आपको, एग्जाम में आपको जो बेटर लगे लिख लेना. ठीक है. लिखो, कॉस्ट कितना मान के चलोगे, 7,40,000 की 8 लाख? 8 लाख. बाकी सब तो बढ़िया ही है. लिखो, पहले तो लिख दो, C इज इक्वल्स टू 7,40,000 प्लस 6 लाख
तो दोनों मिला के हो जाएगा, सॉरी नॉट 6 लाख, 60,000, 60,000 इज इक्वल्स टू 8 लाख। ठीक है, अब लिखो डी इज इक्वल्स टू सी माइनस एस बाई एन। सो डी इज इक्वल्स टू 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था अपना 40,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स। अच्छा 8 लाख माइनस 40,000 कितना हो जाएगा? 7,60,000, 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा काट? 1,52,000। ठीक, ये हो गया आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। चलेगा? अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए लिखो, अब एक हेडिंग जैसा लिख दो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं दोनों ही मेथड आपको दिखा देता हूं। मेथड 1 सिंपल वाला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 100 बाय यूजफुल लाइफ, दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन कितना आपका यूजफुल लाइफ? 5 साल, तो 20%। ठीक है, और मेथड 2 देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनुअल डेप्रिसिएशन बाय टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 1,52,000 और टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? ये 7 लाख, सॉरी हाँ 7,60,000 इनटू 100। ये सॉल्व करके अभी आंसर आपका वही आएगा 20%। चलेगा? चलो आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो रहा है, ये एक नोट लिखो, फाइनल वैल्यू आफ्टर टी इयर्स इन केस ऑफ लीनियर डेप्रिसिएशन। फाइनल वैल्यू आफ्टर टी इयर्स इन केस ऑफ लीनियर डेप्रिसिएशन। फाइनल वैल्यू आफ्टर टी इयर्स इन केस ऑफ लीनियर डेप्रिसिएशन। लिखो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू टी। फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू टी। एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू टी। ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो, मैं एक सिचुएशन समझाता हूं और फिर आपको इसका एप्लीकेशन भी मैं उसी के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं। मान लो कि आप कोई फोन खरीदते हैं, जैसे आज का प्राइस जो है वो सपोज कीजिए कि 30,000। तो सारा नंबर्स लिखता भी जाता हूँ, कितना आज का प्राइस बताओ? 30,000। ये फोन आप 3 साल के लिए यूज कर पाएंगे, उसके बाद में वो बेकार हो जाएगा, आपको नया फोन लेना हो। ठीक है ना? और स्क्रैप वैल्यू मतलब कैमरा, उसके अंदर में भी लेंस वेंस कुछ काम का पार्ट हो सकता है, जिसके लिए कोई कंपनी खरीद ले उसको स्क्रैप में, तो स्क्रैप वैल्यू जो आपको मिलेगा, लेट से कि वो आपको मिलेगा 3,000 रुपए, कैलकुलेशन को सिंपल रखने के। अब आप बताओ कि एनुअल डेप्रिसिएशन आपका क्या हो रहा है? एनुअल डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन 27,000, 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 27,000 आ गई। 3 साल के लिए फोन चलेगा आपका, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 9,000। ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। तो शुरू शुरू में जिस दिन फोन परचेज करोगे उस दिन वैल्यू कितना रहेगा? 30,000। 1 साल के बाद कितना रहेगा? 30,000 माइनस 9,000 विच इज इक्वल्स टू 21,000। 2 साल के बाद में कितना रहेगा? 21,000 माइनस 9,000 अगेन कितना हो जाएगा? 12,000। और 3 साल के बाद में कितना रहेगा? 12,000 माइनस 9,000 अगेन कितना हो जाएगा? 3,000। अब इस चीज को मैं तो एक इक्वेशन के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और याद रखना कि यहां पर आपका डी का वैल्यू कितना आया था? 9,000। मतलब 30,000 माइनस 3,000 27,000 अपॉन 3 9,000। अब इक्वेशन में क्या लिखना चाहता हूं कि y इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस 9,000 इंटू टी।
इस इक्वेशन में अगर आप t इक्वल्स टू 0 बिठाते हो, ठीक है, तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 30,000 और t इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि अभी अभी फोन खरीदा है आप। एक साल के बाद t इक्वल्स टू कितना बिठाओगे 1 और सॉल्व करके कितना आएगा, वही आना भी चाहिए था। 2 साल के बाद में t इक्वल्स टू क्या बिठाओगे 2 और सॉल्व करके क्या आएगा, आना भी वही चाहिए था। 3 साल के बाद में t के जगह पर क्या बिठाओ 3, क्या आएगा, आना भी वही चाहिए था कि 3 साल के बाद में वो स्क्रैप में चेंज हो जाएगा। आया लॉजिक। तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जो इस फॉर्मेट से मैंने डेवलप की और ये आपको कोई कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करे। क्लियर मेरे ख्याल में इसका, पढ़ो। देखो इसमें बोल रहे हैं वो सेम ही एक्सप्लेनेशन है। अबे बॉट अ मोबाइल फॉर ₹30,000, the mobile phone is estimated to have scrap value of 3,000 after a span of 3 years. Using the linear depreciation, find the book value after या at the end of 2 years. book value मतलब समझ गए आप, 2 साल के बाद डिप्रिसिएशन जितना लगेगा वो लगा दो और फिर जो वैल्यू उसका बचेगा वो क्या हो गया हम लोग के लिए बुक वैल्यू, ठीक है ना। और ये पूरा यूजफुल लाइफ यूज नहीं हो रहा है, यूजफुल लाइफ कितना था इसका 3 साल, उसके बीच में किसी पॉइंट पे हमको आंसर चाहिए। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन होगा ना कि यूजफुल लाइफ है 5 साल का 10 साल का, लेकिन आपको पूरा पीरियड क्रॉस करने का मन नहीं, आप बीच में किसी पॉइंट पे उसका वैल्यू जानना चाहते, तो इस सिचुएशन में हम हमेशा पहले ऐसा इक्वेशन बना लेंगे और जितने टाइम पीरियड के बाद में हमको चाहिए आंसर वो टाइम पीरियड उसमें बिठा दे। आया लॉजिक समझ। लिखो इसके लिए पहले लिखो d इज इक्वल्स टू, डी कितना होगा बोलो, सीधा 9,000 मत बोलो। देखो d इज इक्वल्स टू, थोड़ा कैलकुलेशन दिखा दो, कॉस्ट 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 3 साल, तो 27,000 बाई 3 सॉल्व करके 9,000, ये हो गया डी का आंसर। ठीक है, नीचे लिखो नाउ फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट ही लिख दो आप, इनिशियल वैल्यू माइनस डी इंटू टी, डी मतलब अंडरस्टूड है कि एनुअल डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू इज 30,000 माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन इज 9,000 और टाइम पीरियड कितना लोगे आप 2 साल, तो सॉल्व करके आ जाएगा 12,000। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अगला देखो, ये इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी। और ये क्वेश्चन जान के आपको हैरानी होगा 5 मार्क का आया था। आओ तो साथ में करते हैं। A music band company has gained much popularity all over the country. They buy a bus to travel their destinations. The purchase price of the bus is 88,50,000. The bus will be depreciated linearly over 10 years. मतलब useful life 10 साल का है and will have a scrap value of 25,50,000. Determine the rate of depreciation. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम छोटा वाले लगा लेते हैं, ठीक है ना। लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ depreciation is equals to 100 by 10, that is equals to 10%। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में बोला है कि डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 years। तो आप पहले लिखो वो इक्वेशन बनाओ, फाइनल वैल्यू, अच्छा इसके लिए तो वो चाहिए हुआ ना डी हम लोग को, एक बार लिखो पहले डी इज इक्वल्स टू सी माइनस एस बाई क्या एन। सी हो गया आपके लिए 8850,000 माइनस 2550,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का है 10, 50,000 50,000 गया कितना आ जाएगा 6,30,000 ऊपर ना, नहीं ऊपर तो 63,30,000 आएगा क्या, 63 लाख होगा बस, एक बाई 10
एक जीरो कम हो जाएगा तो 6,30,000। ठीक है, अब लिखो ना फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस डी इंटू टी। वैल्यू बिठा दो तो इनिशियल वैल्यू हो गया आपका 88,50,000, 88,50,000 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन 6,30,000 इनटू टाइम पीरियड कितना लेना चाहते हो यहाँ पे 5 साल। सो 88,50,000 माइनस ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 315 और फिर 40। हाँ, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 57 लाख। चलेगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर है कि 5 साल के बाद में इस बस का वैल्यू इतना रहे। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है सोचो, टाइम पूछा है आपसे, और ये वाला भी इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा। इसमें आपको फाइनल वैल्यू बता दिया कि इतना होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू और डी तो पता ही होगा आपको, सॉल्व करके टी निकल जाएगा आप 7 साल। ठीक, वैसे शायद गलत है, एक बार आओ देखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए लिखो फाइनल वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 44,40,000 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू कितना था 88,50,000 माइनस डी कितना था आपको 6,30,000 इंटू टी। सो दिस एम्प्लाइज 6,30,000 इंटू टी इज इक्वल टू 88,50,000 माइनस 44,40,000। दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ 44,10,000 ऐसा क्या, और 630,000 यहां से टी इज इक्वल्स टू 441 1 2 3 4 अपॉन 630 1 2 3 63 और 440 में 7। ठीक है, राइट, 7 ईयर्स। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। आगे चल रहे हैं फिर, इसको देखो, जिनका बचा हुआ कर लो कॉपी कर लो। चलो आगे चल रहे हैं यहां से, देखो इसको देखो, इस पे 4-5 स्टार लगा लो, थोड़ा नया है आप लोग के लिए। ये कह रहे हैं कि एन एसेट कॉस्ट 4,50,000 with an estimated useful life of 5 years and scrap value of rupees 1 lakh. Use linear depreciation method. Find the annual depreciation of the asset and construct a yearly depreciation schedule. शेड्यूल थोड़ा बाद में बनाते हैं, आप पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो कितना हो। लिखो डी इज इक्वल्स टू वही था ना सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। तो कॉस्ट हो गया आपका 4,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय टाइम कितना आपके पास 5 साल। सो ये हो जाएगा 3,50,000 बाई 5 और काटोगे तो शायद 70,000 क्या चलेगा। अब ये शेड्यूल बनाने का क्या तरीका होता है वो देखो, आपको ना एक टेबल बनाना है, जिस टेबल में टोटल 4 कॉलम होना चाहिए। मैं पहले नाम ही लिख देता हूँ। पहला कॉलम होना चाहिए ईयर का, फिर अगला कॉलम होना चाहिए बुक वैल्यू या इनिशियल बुक वैल्यू बोलो आप, इनिशियल बुक वैल्यू। अगला कॉलम होना चाहिए डेप्रिसिएशन और एक कॉलम होना चाहिए फाइनल बुक वैल्यू। ठीक है, और टोटल अपने पास में एंट्री है 5 साल पे काम करना है, 5 एंट्री होना चाहिए। देखो यहां देखो फिलिंग कैसे करना है। साल नंबर 1
2, 3, 4 और 5। इनिशियल बुक वैल्यू कितना होगा आप? 4,50,000, 4,50,000। ठीक है। डिप्रिसिएशन पहले साल में कितना लगाओगे आप? 70,000। एक बार सब लोग देखते रहना कि कैसे कर रहा हूं मैं इस। फिर ये डिप्रिसिएशन लगा के वैल्यू कितना हो जाएगा इस? 3,80,000। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब फर्स्ट ईयर के एंड में जो बुक वैल्यू आपका आया वही चीज सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में भी होगा। तो सेकेंड ईयर का इनिशियल बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,80,000। डिप्रिसिएशन फिर कितना लगाओ? 70,000। क्या निकलेगा बताओ? 2,10,000, सॉरी 3,10,000, 3,10,000। ठीक है। फिर से यहां आ जाएगा 3,10,000, फिर से डेप्रिसिएशन 70,000, फिर कितना आएगा बताओ? 2,40,000। फिर से इनिशियल बुक वैल्यू 2,40,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन फिर से 70,000, अब 1,70,000। फिर से सॉरी इनिशियल बुक वैल्यू 1,70,000, डेप्रिसिएशन 70,000, और अब वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1,00,000। ये हो गया आपका टिप। इस तरीके से इसको फिल कर। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये 2024 में आया था, और फिर से शायद ये 5 मार्क का ही आया। करें, स्टार्ट करें। बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। रिसेंट अकाउंटिंग ग्रेजुएट ओपन अ न्यू बिजनेस, इंस्टॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम एट दैट कॉस्ट इतना। आ रहे हैं, एक सेकेंड। टाइम आपका 3 साल है, स्क्रैप वैल्यू आपका 0। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के तो वही है, छोटा वाला ही लगा लो आप। फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा बताओ? 100/n। तो 100/3 दैट इज इक्वल्स टू 33.33%। सेकेंड वाले के लिए पढ़ लो पहले एक बार, फिर मैं बताता हूं। इस बार साक्षात आपसे इक्वेशन ही पूछ ली है। वो जो इक्वेशन हम लगा रहे थे ना प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन में, वही इक्वेशन आपसे पूछा। तो इक्वेशन में क्या करोगे आप? देखो पहले आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। डी इज इक्वल्स टू कितना? 45200 माइनस 0/3। तो ये हो जाएगा 45200/3। ये डी हो गया आपका। इक्वेशन के लिए आप ऐसे लिखो, y इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू कितना है आपका? 45200 माइनस 45200/2। ये मैंने डी को यूज किया, हाँ, इनटू टी। अच्छा सॉरी 3। देखो ये समझ आया कि नहीं आया? ये आपको वो इक्वेशन होगी। इसमें देखो हमारा फॉर्मेट क्या था? फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन इनटू टी। तो यही वो फॉर्मेट है, चलेगा? तो यही इक्वेशन आपसे सेकंड वाले में पूछा हो। और यहां पर इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या मेंशन किया हो। सिंस आपका यूजफुल लाइफ कितना साल है? 3 साल है ना। तो आप जो इक्वेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें टी का वैल्यू जिस दिन आप परचेज कर रहे हो उस दिन क्या रहा हो? 0। और जिस दिन स्क्रैप में बेच दोगे उस दिन कितना रहेगा? 3। तो इसमें टी का वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच का ही हम डालेंगे। इसमें अब टी इक्वल्स टू 5 डालने का कोई मतलब ही नहीं है। आया लॉजिक समझ? इसीलिए ये बात लिखा हुआ है, लेकिन इसका हमारे इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। चलेगा मेरे ख्याल में? ठीक है ना ये चीज? पक्का? लास्ट वाला पार्ट देखो। व्हाट विल बी द कंप्यूटर सिस्टम्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ। मतलब इसमें टी इक्वल्स टू कितना लेने के लिए बोल रहे हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 3/2 में कन्वर्ट कर लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आप। और ये जो 1.5 या 3/2 है वो शायद इसी इक्वेशन में पुट करने से आंसर आ जाएगा मेरे। चलेगा ना? लिखो थर्ड पार्ट के लिए, y यानी कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 45200 माइनस 45200/3 इंटू 3/2। तो 3 से 3 कट गया। अच्छा 45200 माइनस 45200/2 मतलब आधा ही हो रहा है। तो 45200/2 ही हो जाएगा ये वाला। काटो तो 2, फिर 2, फिर 6 और फिर 00। सो 22600 ये आपका आंसर। चलेगा? ठीक है, आगे बढ़े ना फिर।
अगला हेडिंग लिखो, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसको याद रखना आप, पढ़ो इसको। ठीक है, लीनियर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि विथ एवरी पासिंग ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो फिक्स रहता है। जैसे पहले साल में जितना हुआ, जैसे इसमें सपोज करो कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था आपको, 70,000। एक साल क्रॉस करोगे 70,000 माइनस हो जाएगा, एक साल और क्रॉस करोगे 70,000 और माइनस हो जाएगा, और एक साल क्रॉस करोगे 70,000 और माइनस हो जाएगा। तो एवरी टाइम विथ एवरी पासिंग ईयर 70,000 ही माइनस हो। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पहले साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम दूसरे साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट, इज डिफरेंट फ्रॉम तीसरे साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट। आज सारा का सारा अमाउंट जो अपने आप में क्या रहेगा, डिफरेंट। तो इसके लिए भी एक वो शेड्यूल में बना देता हूं, और वो बनाने के एग्जाम में अगर कुछ भी आता है तो ये ऑन मतलब बेस्ड ऑन दैट आप आराम से आंसर कर पाओ। ठीक है, देखो क्या होगा, इसको एक बार लिखना मत, पहले देख लेना अच्छे से। इसमें भी टेबल में वही 3-4 कॉलम रहना चाहिए। ये एक सेकंड रुक, देखना सबसे पहले रहेगा ईयर, फिर रहेगा ईयर इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, फिर रहेगा इनिशियल बुक वैल्यू, फिर रहेगा डेप्रिसिएशन, और फिर रहेगा फाइनल बुक वैल्यू। कितना कॉलम होना चाहिए, वेरी। ठीक है, चलेगा, एक बार लिखना मत, फिर से सजेस्ट करूंगा कि पहले देख लो। देख, ईयर आपके इस क्वेश्चन के अंदर में यूजफुल लाइफ कितना है, तो ईयर आपका क्या क्या होगा, 1 2 3 4। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब 4 3 2 और 1। ठीक है, इनिशियल बुक वैल्यू कितना है आप, 25,000, तो ये हो जाएगा 25,000। चलेगा, डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका इसके अंदर में ये होगा कि आप ये जो नंबर्स है ना इनका सम टोटल करो, कितना आएगा बताओ। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है ना, ये चीज कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, एक जीरो कम आया, फिर से एक बार देखो, इन सारे का सम टोटल कितना बताओ, 10। अब ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे यहां पे, इसको इंटू करेंगे बाई 10 इंटू 4। मतलब बेसिकली है क्या कि इन सारे को आप ऐसे सोचो कि पार्ट्स जैसा हो गया, कि टोटल पार्ट इतना, तो 25,000 को इतने पार्ट में पहले आप डिवाइड कर दो। पहले साल में कितना पार्ट डिप्रिशिएट होगा दैट विल डिपेंड कि ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ क्या नंबर आए। तो पहले साल में 4 पार्ट डिप्रिशिएट हो। ठीक है, अब आप सोचो कि ये कैलकुलेशन कितना आएगा, मेरे ख्याल में 0 0 गया और 10,000, 25,000 माइनस 10,000, बुक वैल्यू कितना बचेगा, 15,000। ये समझ में आया क्या, चलेगा ना ये चीज। अब वो जो 15,000 है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल बुक वैल्यू है 15,000। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो इस नंबर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म तो होना है नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/10 इंटू अगेन 25,000। ठीक है, तो 0 0 गया, कितना आएगा बताओ, आई थिंक 7,500, और माइनस करोगे तो कितना आएगा फिर से 7,500। ठीक है मेरे ख्याल में, अगले साल के लिए बुक वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 7,500। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2/10, ये वाले 2 की वजह से, इंटू 2500, सॉरी 000, एक जीरो गया, कितना आएगा बताओ, 5,000। अच्छा, 5,000 तो ये आएगा, और माइनस करके कितना बचेगा, 25। मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया।
डेप्रिसिएशन आपकी बुक वैल्यू में से क्या होगा, माइनस, और फिर निकलेगा आपका फाइनल बुक वैल्यू। अगले साल के लिए क्या होगा बताओ, इनिशियल बुक वैल्यू 2500, और इस बार डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 1/10 इंटू 2500, वैल्यू आएगा शायद से, हाँ 1000, एक जीरो काट के कितना बचेगा 2500, और माइनस करके कितना आ जाएगा 0। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझाना है, वो चीज थोड़ा देखो यहाँ, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में आप ये याद रखना कि डेप्रिसिएशन पूरा होने के बाद ना, जो ये लास्ट नंबर आएगा वो आपके स्क्रैप वैल्यू से मैच करना चाहिए। क्लियर है, वो किससे मैच करना चाहिए बताओ, स्क्रैप वैल्यू से। पर इस वजह से क्या है कि ये जो आप करोगे ना, ये होना चाहिए टोटल डेप्रिसिएशन के ऊपर। इस केस में इनिशियल वैल्यू 25,000 है, फाइनल स्क्रैप वैल्यू 0 है, इसीलिए टोटल डेप्रिसिएशन 25,000 ही होगा, इसलिए मैंने उस पर ही लगाया है ये चीज। लेकिन सपोज करो कि इसी क्वेश्चन के अंदर में इनिशियल वैल्यू 25,000, स्क्रैप वैल्यू मान लो कि मैं बोल देता कि 5,000, तो उस केस में ये जो आप लगा रहे थे ना, ये किस पे लगाते हैं, 25,000 पे कि 20,000 पे, 20,000, ये चीज याद रखें कि इन केस मतलब टोटल डेप्रिसिएशन पे लगाना है आपको। ये चीज जो डेप्रिसिएशन का आप लगा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, वो आपको लगाना है टोटल डेप्रिसिएशन पे। इस क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू इज 25,000, स्क्रैप वैल्यू इज 0, सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 25,000 इटसेल्फ, इसीलिए उस पे लगाया, आंसर आया। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू 5,000 होता, तो आप ये वाला चीज किस पे लगाते, 20,000, 25,000 माइनस 5,000। सपोज करो कि स्क्रैप वैल्यू 3,000 होता, तो आप ये किस पे लगाते, 22,000। आई होप क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लास्ट वाला एंट्री किससे मैच करना चाहिए, स्क्रैप वैल्यूज। क्लियर है मेरे ख्याल में, चलो कॉपी कर लो इसको। चलो देखो, तो यहां पर ये वाला तरीका भी खत्म, आगे चल रहे हैं, अगला हेडिंग लिखो, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका सवाल आपको किताब में नहीं मिलेगा इस साल वाले एडिशन में डिलीट किया हुआ, लेकिन पिछले साल भी मान लो कि सैंपल पेपर वेसल में इसका क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए स्किप मत करना, आप प्रैक्टिस जरूर करना इस। चलो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट का फॉर्मूला हमको रिकॉल कराओ तो क्या था, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अब इसमें प्लस होने की वजह से जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ेगा। तो ये आप मन में ऐसा सोच सकते हो कि एप्रिसिएशन का फॉर्मूला। अब इसी चीज में प्लस की जगह अगर मैं चेंज करके माइनस कर दूं, तो a इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा बताओ, r बाय 100 टू द पावर n। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये अमाउंट का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर मेरे ख्याल में, बस थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो जाता है। ए के जगह पर क्या लेंगे हम लोग, एफ, एफ का मतलब फाइनल वैल्यू, पी के जगह हम लेंगे आई, आई का मतलब इनिशियल वैल्यू। क्लियर मेरे ख्याल में, इसको कॉपी कर लो। से एक चीज थोड़ा सा रिकॉल करो, अमाउंट का फॉर्मूला के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये लगाया, अब सपोज रहे कुछ वैल्यूज के लिए पी का वैल्यू मान लो कि मेरे को दिया हुआ है 1000, और एन आर सब बिठा बिठा के मान लो कि ए का आंसर आया है मेरे पास में लेट से 1400। ठीक है, चलेगा ना। अब ये जो a इक्वल्स टू 1400 है और ये p इक्वल्स टू 1000 है, इस बीच में मैं अगर आपसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा तो क्या बोलोगे, a का मतलब तो अमाउंट होता था, और अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ। तो इस सिचुएशन में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए आइसोलेटेड, तो उसका आंसर क्या होता था, a माइनस पी, कितना आ जाएगा बताओ, 400। ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये आपको बताएगा कि फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट कितना होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि 10 लाख का गाड़ी खरीदा आपने, 5 साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 2 लाख रुपए, तो इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली वो 2 लाख पता चलेगा। यहां पर जो एफ का आंसर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 लाख। इस फॉर्मूले से आपको डेप्रिसिएशन नहीं पता चलेगा। डेप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो वो कैसे निकालोगे आप, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। आया लॉजिक समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में।
ये फॉर्मूला कभी भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं देगा, ये फॉर्मूला क्या देगा आपको, आपके एसेट का फाइनल वैल्यू आफ्टर एनी ईयर्स। ठीक है, नीचे लिखो एक लाइन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। पहला देखो, द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹9,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। तो याद रखना कि हमको डेप्रिसिएशन पूछा है, हाँ, और फॉर्मूला से ये नहीं निकलता। लिखो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस r बाई 100 होल टू द पावर n। वैल्यूज बिठाओगे तो 9,000 का सामान था, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, तो 5/100 होल टू द पावर 2, कि 2 साल के बाद का चाहिए। 500 कटेगा तो 1 और 20, सो 9,000 इंटू आई थिंक 19/20, इसको सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर, सो 9,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20 कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके, 81,122.5, ये आ गया आपका फाइनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये फाइनल वैल्यू, ये डेप्रिसिएशन है क्या मेरा, ये फाइनल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो लिखो डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू वाज 9,000 माइनस फाइनल वैल्यू इज 8122.5। कितना आएगा डिफरेंस, हाँ 877 पॉइंट, ये आपका आंसर। चले आगे, अगला देखो, दिनेश परचेजेस अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹24,000। The value of the machine is depreciating at the rate of 5% per annum. Calculate its value after 3 years। तो भी पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, देखो पिछले बार आपसे लास्ट में जाके टोटल डेप्रिसिएशन पूछ रहा था, इस बार लेकिन बस फाइनल वैल्यू पूछ रहा, डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा। तो खाली फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। लिखो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इन 1 माइनस r/100 टू द पावर n। इनिशियल वैल्यू 24,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5/100 टू द पावर n, यानी कि 3, सो 24,000 इंटू सॉल्व करने पे 1 20, तो 19/20 होल टू द पावर 3, कितना आ रहा है सॉल्व करके, 20577, 20577। ठीक है, अगर गलती से डेप्रिसिएशन पूछ लेता तो कैसे निकालते, 24,000 माइनस 20577। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला देखो, राहुल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज इतना। If the total cost of the scooter after 2 years depreciated to इतना, find the rate of depreciation। ठीक है मेरे ख्याल में 16,000 क्या हो जाएगा आपके लिए, इनिशियल वैल्यू। 14,440 कितना हो जाएगा आपके लिए, फाइनल वैल्यू। टाइम कितना है आपका, 2 साल, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपसे पूछे। लिखो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस r/100 होल टू द पावर n। वैल्यूज बिठाओगे तो 1,440 is equals to 16,000 into 1 minus r/100 whole to the power 2. So this implies 1,440 by 16,000 is equals to 1 minus r/100 whole to the power 2। 0 0 गॉन, स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो यहां पर शायद से 38/40 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 minus r/100, इसको काट भी लोगे शायद से ये 19/20 हो जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज r/100 को इधर शिफ्ट कर दो, तो r/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 19/20। सॉल्व करने पे 1/20, और यहां पर है r/100। 20 और 100 को काटो तो 5,
आर इक्वल्स टू 5%। ठीक है, हो गया सबको। इसको देखो, पर इस वाले पे ना 4 या 5 स्टार लगा लो, इसमें एक पार्ट है जिसका अंडरस्टैंडिंग में इशू रहता है। करें, सब लोग पिछले क्वेश्चन से बाहर निकलो, थोड़ा इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ अ कार परचेज्ड 2 years अगो depreciates at the rate of इतना every year. If its present worth is इतना, find its purchase price। पहले इस पे बात कर रहे हैं, चलो बाद में सेकंड पार्ट को देखिए। ये जो वैल्यू है, ये आज का वैल्यू है कि आज से 2 साल पहले का वैल्यू? ये तो आज का वैल्यू, और 2 साल पहले आपने गाड़ी को जब खरीदा होगा उस टाइम पर जो वैल्यू रहा होगा वो क्या रहा होगा? आपका परचेज वैल्यू। और परचेज वैल्यू आपसे पूछा होगा, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं डिकोड करूं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या बनेगा? एफ की आई, ये बनेगा मेरा एफ फाइनल वैल्यू। और जो मेरा आई बनेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो हो जाएगा मेरा परचेज प्राइस। और एन कितना यूज करूंगा मैं? 2 साल, और परसेंटेज 20%। ठीक है, एक बार वापस देखो, 2 साल के बाद मैंने कोई क्या खरीदा? गाड़ी खरीदा मैंने कुछ एक रुपया में। 2 साल के बाद में मेरे गाड़ी का प्राइस इतना, तो ये तो 2 साल बाद का प्राइस है ना। जब मैंने खरीदा होगा तब जितना रुपया लगा हो वो मेरा इनिशियल वैल्यू भी है, और वही चीज मेरा परचेज प्राइस भी। ठीक है, लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। फाइनल वैल्यू आपको दिया हुआ है 315600 इज इक्वल्स टू आई, ये नहीं पता आपको, 1 माइनस 20/100 होल टू द पावर 2, 15। सो आई इंटू 4/5 का होल स्क्वायर, और यहां पर 315600। दिस एम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू 315600। इसको सॉल्व करके आएगा 16/25, तो ये उस साइड जाके 25/16 साइड स्विच करेगा। ये बताओ तो कितना आ रहा? 493,125। कितना है क्या? 4,93,125। ठीक, चलेगा। अब ये फिगर क्या है बताओ? ये इनिशियल वैल्यू, और यही क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? परचेज प्राइस। तो नीचे लिखो देयरफॉर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 493,125। 493,125 चलेगा यहां तक। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, आई विल से कि लैंग्वेज उतना ज्यादा अच्छा ये अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा इसमें 1-2 शब्द और होना चाहिए। जैसे इसमें बोल रहा है कि फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। अब ये 3 years कहां से हमको कैलकुलेट करना है, वो थोड़ा सा और अगर अच्छे से बता देता तो बेटर रहता। अभी जैसे इसका 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि जिस दिन परचेज किया उस दिन से 3 साल के बाद का वैल्यू ये पूछ रहा है, होना वही चाहिए, लेकिन किताब में सोल्यूशन इस हिसाब से दिया हुआ है इसका कि 2 साल पार हो गया, 2 साल के पार का ये वैल्यू आपको दिया हुआ, और यहां से आपको 3 साल और पार कर, बुक में उस थॉट से आंसर दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, थोड़ा और क्लियर रहना चाहिए था इस चीज। चलेगा, अब बुक के हिसाब से हम एक बार कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपको बोल रहा है कि गाड़ी खरीदा, 2 साल पार हुआ, 2 साल के बाद का ये वैल्यू है, वहां से और 3 साल पार करो, और 3 साल के बाद बताओ कि कितना वैल्यू होगा। इसको सॉल्व करने का मेरे पास में 2 रास्ते। पहला कि मैं इसी को इनिशियल वैल्यू मान लूं, परचेज प्राइस को। परचेज प्राइस को लेकिन अगर मैं इनिशियल वैल्यू मानूंगा तो पहले 2 साल काटना है, यहां पहुंचना है, फिर और 3 साल काटना है, तो टोटल कितना साल काटना है? 5 साल काटना है। तो इसको यदि इनिशियल वैल्यू मानोगे तो n इक्वल्स टू कितना लेना होगा? 5। और दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप 3 साल काटने का ही प्लान करो और यहां से प्लान करो, तो इसको इनिशियल वैल्यू मान लो और n को कितना मान लो? 3। उससे भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलेगा, मैं एक बार इसी से स्टार्ट करके 5 साल मान के कर रहा हूं, इससे स्टार्ट करके 3 साल अगर मानोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, लिखो सेकेंड पार्ट के लिए, f इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर n। आई की जगह पर 493,125, 1 माइनस आर के जगह पर 20/100 होल टू द पावर 5। सो 493,125 इंटू काट के 1 5, मेरे ख्याल में 4/5 होल टू द पावर 5,
सो 493,125 इंटू 1024 डिवाइडेड बाय 3125। अब ये करके बताओ कितना आ रहा है। 161 161 फिर 587.2 आ रहा होगा शायद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको खुद से ट्राई करो तो एक बार। आओ थोड़ा बात करते हैं। ये कह रहा है कि मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 depreciates at a constant rate of 8% per annum. If the estimated useful life of the machine is 10 years, determine the scrap value. देखो स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग क्या हो कि 10 साल के बाद, मतलब 10 साल ही इसको यूज कर पाओगे। अब 10 साल के बाद में जो इसका वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू ही होना चाहिए। तो लिखो स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू कितना है 50,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% होल टू द पावर 10। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस सोचो, इसको सॉल्व कर कुरा के ना यही बनना चाहिए, तो ही उस इंफॉर्मेशन का यूज कर पाओगे आप। तो आप क्या कि उसी को डायरेक्टली यूज कर लो, 50,000 इंटू 0.92 टू द पावर 10 सॉल्व करके 50,000 इंटू उसका आंसर कितना दिया हुआ 0.434 और कितना आ रहा है बताओ, कितना 21700 21,700। ठीक है, तो ये है फाइनल आपका स्क्रैप वैल्यू। चलेगा मेरे ख्याल में। चलो आज यहीं रुक जाएंगे एक बार।